कल मैंने आपको बताया था कि शुरुआत कैसे हुई थी, भारत में इतिहास पढ़ने की शुरुआत कैसे हुई थी, ये आपको बताने की कोशिश की थी। तो इसी में एक चीज ध्यान रखना था क्या, प्रागैतिहासिक काल पहुंचे थे ना। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भाग में बांटा था, वहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो एक पढ़ा हमने प्रागैतिहासिक काल, इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी बताई थी ना मैंने, कि सबसे पहले 1842 में क्या होता, कौन होते हैं, डॉक्टर प्राइमरोज आते हैं, कर्नाटक के रायचूर से एक पत्थर मिलता है, बाद में प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, पाषाण काल का एक औजार है। फिर उसके बाद क्या होता है, भारत में पुरातात्विक विभाग का गठन होता है 1861 कैनिंग के समय। कौन कहलाते हैं उसके जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और फिर कनिंघम किसको अपॉइंट करते हैं भारत में इस खोज के लिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। अब यहां पर मैंने बताया कि भारत में अगर बात करें तो ये जो समय है 6 लाख ईसा पूर्व से कितना लेकर चलते हैं, 10,000 ईसा पूर्व। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बताओ, थोड़ा बहुत ध्यान में आ गया होगा कि क्या होता है ये ईसा पूर्व वाला कहानी। अब इस पूरे लंबे से दौर को कितना 3 भाग में बांटा गया है। एक को बोला गया है क्या, पूर्व पाषाण काल, जिसको बोलते हैं क्या, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। और ये जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड लेकर चलते हैं कितना, 6 लाख से, एक सेकंड ना, इसको सही करते हैं, 6 लाख से कितना है आपका, 3,000, 6 लाख से कितना लेकर चलते हैं, 3,000, 6,000 से 3, तो ये जो हो जाएगा पहला, ये जाएगा 10,000 साल तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद अगला जो टाइम पीरियड है, इसको क्या बताया था मैंने, याद करो, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, ये इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। और ये जो मेसोलिथिक है, इसका टाइम पीरियड कितना लेते हैं हम, 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से लगभग जो है 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद जो अगला टाइम पीरियड आता है, उसका हम लोग बोलते हैं नव पाषाण काल, पाषाण काल। और ये जो नव पाषाण काल होता है, वो होता है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूलिथिक, न्यूलिथिक स्टेज। और इसमें जो समय है वो 6,000 से कितना लेकर चलते हैं, 3,000 लेकर चलते हैं, 3,000 ईसा पूर्व लेकर चलते हैं। अब थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बेस बना है किसको, रामशरण शर्मा की बुक को। अगर वहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग ये वाले डेट दिखेंगे कि भारत में जो नव पाषाण मतलब पाषाण काल है, वो कितना पुराना नहीं हो सकता, मतलब 6 लाख वर्ष से पुराना नहीं हो सकता। लेकिन 3,000 के बाद वाले समय को क्या नहीं बोलते, पाषाण काल नहीं बोलते, क्योंकि उस समय जो हो गया था, किसका यूज होना, धातुओं का यूज होना प्रारंभ हो चुका था। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता, जब धातु का यूज हो जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, तांबा और टीन को मिक्स करके उन्होंने कांस्य बनाना शुरू कर दिया था, ब्रॉन्ज मेटल। क्या ये चीज समझ में है? तो इसके पहले वाला समय, और बीच में और क्या होता है, ताम्र पाषाण भी होता है, जब पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। समझ में है? तो बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन टाइम, ताम्र पाषाण काल। तो अब देखो, हमको यहां पर क्या ध्यान रखना है, पहले तो हमें हर एक समय की क्या देखनी है, विशेषताएं देखनी है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि स्थल कहां पर है, किस स्टेट में है, और कहां से क्या मिला है। समझ में है? तो पहले हमारा काम क्या है, हर एक स्तर में जाकर उसकी विशेषताओं को समझना। जब आप विशेषताओं को समझ जाएंगे तो कैसे बदलाव आया है मानव जीवन में, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले वाली अवस्था में, तो ये क्या है आपका, मानव जीवन का प्रारंभिक चरण, मानव जीवन का प्रथम चरण, यही लिखना है, मानव विकास या मानव जीवन, मानव विकास लिखिए ज्यादा सही है, मानव विकास का पहला चरण। मानव विकास का क्या है, ये पहला चरण। दूसरा चीज, यहां पर मनुष्य पूरी तरीके से, अगर मान लो जीविका जो है, जीविका या जीवित रहने के लिए ये केवल 2 ही चीज पर निर्भर थे,
सबसे पहला याद रखिएगा शिकार, हंटिंग, और दूसरा है खाद्य संग्रहण, फूड कलेक्शन। मतलब जो भी सीजन हुआ उसको, मतलब फल हुआ, फ्रूट हुआ, उसको रख लिए और खाते चले गए। तो ये क्या हुआ कि ये इस समय किस पर निर्भर थे? शिकार और खाद्य संग्रहण। तो ये पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाता है कि इस समय के मनुष्य जो है पूरी तरीके से किस पर निर्भर थे? तो अगर ऑप्शन में दोनों को अलग अलग करके पूछा, किसको किसको? शिकार और खाद्य संग्रहण, तो आप क्या बोलोगे? शिकार। और कई ऑप्शन में क्या होता है, दोनों को एक साथ देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फिर दोनों को लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस समय तक क्या हो चुकी थी? आग की खोज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? आग की खोज। और आग का प्रयोग नहीं लिखा हूं, याद रखिएगा, आग की खोज वहां हुई है लेकिन प्रयोग आग का यहां पर होगा। आग की खोज वहां पर हो चुकी थी, होमोलिनियन बोलते हैं उनको। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मानव विकास का अगर क्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? अफ्रीका के जंगलों में आग लगता है, वहां के जो बनमानुष है वो कहाँ? मैदानी इलाकों में जाते हैं और कुछ समय वहीं पर रहेंगे। अब जब जंगल की आग समाप्त हो जाती है, वापस से जंगल हरा भरा हो जाता है, तो कुछ जो बंदर है, वनमानुष है, वापस कहाँ चले जाएंगे? जंगल की ओर। और कुछ लोग बोलेंगे यहीं रहते हैं ना यार, सब कुछ तो यहीं मिल रहा है। तो वहीं से क्या होता है? विकास क्रम शुरू होता है। तो होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो लिंडियन, होमो इरेक्टस, फिर आते हैं होमो सेपियन। ऐसे करके क्या चलता है पूरा विकास। जैसे मैं ये जो बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में वाला इमेज आया होगा, वो बंदर है, फिर थोड़ा सा दो पैर में खड़ा होता है, फिर वो पूरा तरीके से खड़ा हो जाता है लेकिन अभी भी सर में बाल है ना? लेकिन फिर थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो क्या है? बाल हट जाते हैं। समझ में? तो वो वाला इमेज आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आग की खोज हो चुकी है। प्रयोग कब होता है? नवपाषाण काल में। अब यहाँ पर अगर याद करो, औजार जो है, औजार जो है वो कैसे होंगे? बड़े, भारी। जैसे पहले पहले के जो औजार होंगे वो कैसे बनेंगे? बड़े होंगे, भारी होंगे। कोई आकृति होगी क्या पर? वो सीधा वही वाला होगा, उठाओ फेंक के मारो वाला। तो इसको क्या बोला जाता है? बेडोल या बे आकृति, बिना आकृति, बिना आकृति या बेडोल भी बोल सकते हो। तो इस समय इस प्रकार की व्यवस्था थी। और इनका जीवन कैसा होगा? जीवन शैली, जीवन शैली। तो जीवन शैली जो रहेगी वो कैसे रहेगी? खाना बदोश। सुना होगा ना आपने, खाना बदोश जीवन शैली। निवास कहां होगा? निवास जंगलों, गुफाओं में। जंगलों और कहां? गुफाओं में। तो यहां से क्या होगा? मेंस में एक क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? ध्यान से समझिएगा कि पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या पूछेगा? 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, अभी 2 बार लगातार हो गया क्वेश्चन। 2022 में क्या पूछा था? मद्रास के जो पाषाणकालीन संस्कृति है उसकी विशेषता बताइए। मद्रास अभी हम लोग पहुंचे नहीं, कल याद होगा आपने पढ़ा था। पल्लवरम कहाँ था वो स्थल? तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले क्या नाम से जाना जाता था? मद्रास। पूरा वो जो रीजन था वो मद्रास नाम से, इसलिए मद्रास संस्कृति के बारे में बताइए, ताम्र पाषाणकालीन। तो पूरा आपको पल्लवरम के बारे में लिखना था। तो यहां पर क्या है? पिछले बार फिर एक क्वेश्चन पूछा, इस बार अब क्या पूछ सकता है? पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन करें। तो क्या क्या आ जाएगा? मानव विकास का पहला चरण था। यहाँ पर व्यक्ति अपनी जीविका के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। इस काल में आग की खोज हो चुकी थी। ये इनकी इस समय के औजार जो थे उनके आकार बड़े और भारी हुआ करते थे, जिसकी आकृति निश्चित नहीं थी। फिर ये रहने के लिए जंगलों और गुफाओं का प्रयोग करते थे, या जंगलों और गुफाओं में रहते थे या निवास करते थे। ये हो गया, केवल टू द पॉइंट लिखना है। मैंने लगभग 6 पॉइंट बता दिया आपने, समझ में? यही चीज आपको ध्यान रखना है। फिर लाइव क्लास में जो जुड़े हैं वो समझ में आया क्या? अरे दो तो सभी उन लोगों को पता चले, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो ना। पछतावा तो तुम लोगों को बता दूंगा ना, मिल जाएगा। अभी ध्यान दो, जितना मैंने बताया उतना समझ में आया? गीतांजलि, नवीन, प्राणी, आप लोग को क्लियर है? अब थोड़ा सा क्या होगा, आपको परिवर्तन दिखाई देगा। कब? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या माना जाता है? ये जो 10,000 ईसा पूर्व है ना, याद होगा एक मूवी भी है कि 10,000 BC,
हॉलीवुड की मूवी है 10,000 BC, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? नहीं सुने, ठीक है। तो 10,000 BC ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि यही वो माना जाता है यहाँ पर होमोसेपियंस आए थे। होमोसेपियंस कौन आए थे? होमोसेपियंस अस्तित्व में आ गए थे कब? 10,000 ईसा पूर्व में। मतलब ये वो मानव थे जिनके सोचने समझने की क्षमता जो थी पहले वाले मानव श्रृंखला से अधिक थी। जैसे हम जो हैं वो कौन से क्रम में आते हैं? तो होमोसेपियंस है हम लोग। क्या है? होमोसेपियंस। हमारे पहले होमो इरेक्टस, फिर होमो लिंडियन, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऐसे करके क्या है पूरा सीक्वेंस है। और उसमें सबसे स्मार्ट जो थे, जिनके सोचने समझने की शक्ति जो थी, क्षमता जो थी पहले वाले से क्या थी? ज्यादा अच्छी थी। वही कौन थे? होमोसेपियंस। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? आधुनिक मानव बोलते हैं। इन्हीं होमोसेपियंस के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? आधुनिक मानव बोला जाता है। समझ में? अब ये आधुनिक मानव जो है वो क्या कर रहे हैं देखो, होती है आधुनिक मानव। अन्य राज्यों में तो आधुनिक मानव जब आएगा तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं हर बार मुझे जब शिकार करना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है? घात लगाना पड़ता है। घात लगाना मतलब समझ में आता है? एम्बुश, कि एक जानवर के पीछे मुझे चुपचाप बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, घंटों वेट करना पड़ेगा। जब वो सामने आएगा तो मैं पत्थर फेंक के मारूंगा, तब जाके मैं उसे पकड़ पाऊंगा। तो लेकिन अब क्या है? सोचने समझने की क्षमता ज्यादा अच्छे से आ चुकी है। तो अब वो क्या करेगा? वो पशुपालन प्रारंभ करेगा। पशुपालन। अब पशु में भी तो पहला जो माना जाता है, अनुसूची 5 पहला जो के राज्यों में भी लागू होती है, पहला 10 के जो अलावा। जानवर था अनुसूची 6 क्या जो माना है वो जाता है? पर्टिकुलर 4 ही राज्यों के लिए। मतलब और फर्स्ट ये एनिमल जो है जिसको मनुष्य ने अपने लिए पाला था वो क्या था? कुत्ता माना जाता है। मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन ना, पशुपालन को क्या बोलते हैं? एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पर क्या है? पहला जो पालतू पशु माना गया कुत्ता। अब जब उसने पशुओं को पालतू बना लिया, मतलब कुत्ते को पालतू बना लिया, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ा तो वो अन्य पशुओं को पालेगा, जैसे कि जिसको वो शिकार करता है, लेकिन यहाँ पर भेड़, बकरी जनजाति परिषद नहीं, और बाकी सबका, यहाँ पर तो अन्य पशु का पालन करेगा। क्या बनाए जाते हैं? स्वायत्त शासी जिले। तो इसको हाँ अन्य पशुओं का पालन करेगा। अन्य पशु का पालन, जिसका वो पहले क्या करता था? शिकार करता था। अब याद करो पशुओं के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? चारा, है ना? तो पशुओं के लिए जरूरी था चारा। पशुओं के लिए जरूरी था चारा। अब थोड़ा ध्यान देना, पशुपालन स्टार्ट हुआ, पशुओं का पालन मतलब अन्य पशुओं का पालन करेंगे, जिसका वो पहले क्या करते थे? शिकार करते थे। अपने खाने पीने के लिए शिकार करेंगे। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या मैं एक ही पशु को पालूंगा तो मैं पूरे जीवन चला लूंगा क्या? मान लो मैं एक भेड़ लाया, एक जोड़ा, और क्या पूरा जीवन निकाल दूंगा उसमें? भूख लगेगी तो मैं तो मारूंगा और खा लूंगा। फिर मुझे पालतू बनाना पड़ेगा, फिर पालतू बनाने के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? जो पशु होंगे उनका पूरा झुंड बनाया जाएगा। मतलब एक नहीं, मतलब 10-12 पशु पाले जाएंगे, ताकि वो क्या हो? रोटेट होते रहे, खाने के लिए भी काम आ जाए, दूध के लिए भी काम आ जाए। तो ये सब कुछ सोचा जाएगा। यहां तक समझ में आया? लेकिन अब मान लो 40-50 पशुओं को पालना है, तो क्या कोई अकेला सिंगल व्यक्ति कर लेगा क्या? 40 पशुओं को देखभाल करना है, कोई और शिकारी मत आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए खाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को समूह में रहना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब लोग यहाँ पर क्या रहेंगे? समूह में रहना प्रारंभ करेंगे। तो पशुपालन के कारण क्या हुआ? लोगों ने, मतलब मनुष्य किस में रहना चालू करेगा? समूह में। मनुष्य जो है समूह में रहना प्रारंभ करेगा। और पशुओं को क्या चाहिए? चारा चाहिए। अब पशुओं को जब चारा चाहिए तो चारे की क्या होगी? तलाश होगी। पशुओं की क्या होगी? मतलब चारे की क्या होगी? तलाश होगी। जहां चारा ज्यादा रहेगा वहां पर वो लोग रुकेंगे। और कब तक रुकेंगे? जब तक चारा वहां पर प्रॉपर मात्रा में रहेगा। और जब चारा खत्म हो जाएगा तो उस जगह से क्या हो जाएंगे? दूसरे जगह माइग्रेट करेंगे। तो यहां पर आप क्या देखोगे? अस्थायी निवास। क्या होगा? अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की विकास होगा। फिर इसके बाद जब अस्थायी निवास होगा, इसी समय देखिएगा जब मनुष्य समूह में रहेंगे, और समूह में रहने पर सबसे ज्यादा जरूरत होता है समूह का नियम। जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज का क्या बना हुआ है? नियम बना हुआ है। तो यहां पर क्या होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। समाजीकरण की क्या प्रारंभ होगी? प्रक्रिया प्रारंभ होगी। समझ में इतना पॉइंट? कि पहला तो ये लिख सकते हैं मानव विकास का दूसरा चरण है। पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, मानव विकास का
का दूसरा या द्वितीय चरण। फिर होमोसेपियंस का आगमन हुआ, जिससे उन्होंने क्या किया, पशुओं का पालन प्रारंभ किया, है ना। पहला पशु क्या हो जाएगा, कुत्ता। फिर पशुओं के पालन के लिए समूह में रहना प्रारंभ किया, जिससे समाजीकरण, उनके भी समाजीकरण का विकास हुआ। चारे की तलाश में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ, समझ में। और इस समय क्या हुआ कि जब इनको अपने हिफाजत करनी थी, अपने जानवरों का, या उनको खुद को शिकार करना था, तो पहले क्या होते थे, भारी, बड़े, भारी और बिना आकृति के क्या बनते थे, औजार बनते थे, हथियार बनते थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हथियार होगा, जो औजार होगा, वो क्या हो जाएंगे, हल्के, छोटे और धारदार। तो छोटे हथियार जब बने तो उसी को क्या बोला गया है, इसी कारण सूक्ष्म औजार बने। कैसे औजार बने, यहाँ पर सूक्ष्म औजार बने। इसी कारण ये पूरा जो समय है, इसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म पाषाण काल। पाषाण काल, या इसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज, समझ में। तो ये जो पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे हल्के धारदार हथियारों का प्रयोग होने लगा। लोग तो यहाँ पर ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे थे, तीर धनुष का भी प्रयोग करने लगे थे। किसका प्रयोग करने लगे थे, तीर धनुष, मछली पालन, ये सब यहाँ पर क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। समझ में आया क्या। तो देखो, मैंने इतना सब बता दिया है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, जैसे जैसे समय बदला, होमोसेपियंस आए, जिनकी सोचने समझने की क्षमता क्या थी, पहले वाले से ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, पशुओं का शिकार करने के बजाय उन्होंने उनको पालना शुरू किया। अब पालने के लिए वो समूह में रहे, इस कारण उनके बीच में क्या हुआ, समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता थी, जिसके कारण एक से दूसरे स्थान तक उनको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। और इस दौरान उन्होंने जब तक वहां पर रुके, तब तक क्या बना, उन्होंने अस्थायी निवास, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने अपने घर बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या हुए, औजारों की अगर बात करते हैं तो हल्के, छोटे और धारदार क्या बने, हथियार बने, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। समझ में। तो ये पूरी विशेषता हो गई। तो मुझे 4 पॉइंट बताइएगा, 2 नंबर में 4 पॉइंट, 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट बताना है कि मध्य पाषाण काल की विशेषता बताओ। 2 आप बताओ, 2 आप बताओ। पशुपालन, है ना, पशुपालन बोलो पहले, फिर अस्थायी निवास। बस मेन की पॉइंट आपको याद रखना है। चलो, इनके लिए मैंने बोल दिया कि पशुपालन और अस्थायी निवास। आप बोलो। हाँ, बस हो गया, यही 4 पॉइंट याद रखना है। लाइव क्लास में समझ में आया क्या, जो 4 पॉइंट है वो क्या क्या है। तो पशुपालन की, पहला पालतू पशु कुत्ता, समाजीकरण की प्रक्रिया, समूह में रहना, समाजीकरण की प्रक्रिया, फिर देखते हैं हल्के छोटे औजार बने, ये सारा कुछ यहां तक समझ में आया। तो ये कब तक चला, 4000 साल तक चला। ये जो पूरी गतिविधि है कितने हजार साल तक चली, 4000 साल तक। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, एक बात बताओ, मानव विकास का तीसरा चरण, ये बोलेंगे ना, मानव विकास का तीसरा चरण, तीसरा चरण। तो मानव विकास के क्या हो गया, तीसरा चरण हो गया। दूसरा आप देखते हैं क्या, कि यहाँ पर अब सोचो, आपको मैं बोलूं 1 साल यहाँ रहना है, 1 साल बाहर रहना है दूसरे जगह में। जैसे कि आप अब देखते हैं कि अगर मान लो आपका घर पानी वाले क्षेत्र में है, नदी के किनारे है, तो जब नदी में बाढ़ आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस जगह से हटना पड़ता है, और फिर नदी का पानी कम होगा। तो वैसे ही सोचो कि एक समय पर ये लोग क्या करते थे, जहां पर पानी की व्यवस्था हो वहां पर जाके रहेंगे। फिर जब पानी, मतलब जब बारिश का समय, आवाज आ रही है क्या लाइव क्लास में, बताओ। यहां देखिएगा, यहां ध्यान देना, ये पूरा क्लियर हो गया था। अब सोचो कि आपको बोला जाए 2 साल यहां रहना, 2 साल वहां रहना, 2 साल वहां रहना है, समझ में आया। 2 साल यहां रहना, 2 साल वहां रहना, तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस बीच में क्या होगा, ये 4000 साल तक किसकी तलाश में घूमते रहेंगे, किसके तलाश में, चारा, क्योंकि पशुओं के लिए जरूरी क्या है, चारा।
तो ये 4000 साल में इनको ये समझ में आ जाएगा कि चारा जो है कैसे उगता है। और चारे के लिए क्या जरूरी होगा फिर? जमीन तो कोई कमी नहीं थी, आवश्यकता थी किसकी? पानी की। आवश्यकता कहाँ थी? पानी की। तो ये क्या करेंगे पता है? ये अब बोलेंगे कि एक काम करते हैं ना यार, हम लोग क्या करेंगे, चारा उगाएंगे, उगाना ये प्रारंभ करेंगे। पशु को हम कहीं नहीं जाने वाले, पशु को एक जगह रखेंगे, हम बस चारा उगाकर क्या करेंगे, पशु को खिलाएंगे। और चारा उगाने के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ क्षेत्र चाहिए। और उपजाऊ क्षेत्र कहां पर होता है? मैक्सिमम पानी के आसपास। पानी के आसपास ही क्या मिलता है आपको? जलोढ़ मिट्टी मिलता है। तो ये समझ चुके थे, जहां पर पानी है चारा वहीं पर मिलता है, क्योंकि वहीं पर हरा भरा हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, नदी के आसपास क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? कृषि करना। नदी के आसपास वाले इलाके में क्या करेंगे? कृषि करना प्रारंभ करेंगे। समझ में? तो अब वो हो जाएगा क्या? मानव विकास का तीसरा चरण, जब मनुष्य ने क्या किया? कृषि कार्य प्रारंभ किया। अब नदी के किनारे क्या बनेंगे? अब कृषि तो होगा। अब बताओ, चारा तो इनको परमानेंटली मिलना चालू हो जाएगा, हर सीजन में चारा मिलेगा, और चारा ले जाकर ये पशुओं को खिलाएंगे। अब यहां से कहीं जाएंगे क्या? अब जा क्यों रहे थे? चारे के तलाश में जा रहे थे। अब चारा तो इनको परमानेंटली वहीं पर मिलना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्थायी निवास आ जाएगा, स्थायी निवास। अब मान लो जैसे आप लोग हो, है ना, क्लास में आप लोग हो, और आप लोग अभी क्या हुए हो? अभी अभी आए हो यहाँ पे। अभी अभी आने के बाद जब आप लोग स्थायी हो जाओगे, तो आप लोग के बीच में क्या होगा? बातचीत चालू हो जाएगा। जब बातचीत होगा तो संस्कृतियों का निर्माण होगा। आपके ग्रुप का निर्माण हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, आप लोग अपने अलग दुनिया में रहो, है ना, होता है, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, जब स्थायी निवास होगा तो इनके मध्य क्या होगा? ग्रामीण संस्कृति का विकास होगा। क्योंकि जो पहली संस्कृति होगी वो ऑब्वियस सी बात है, पहले गांव बनेगा, गांव से वो शहर बनेगा। जैसे वो सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो ये ग्रामीण संस्कृति का विकास कब होता है? नवपाषाण काल में। तो सबसे पहले आपने देखा क्या? सबसे पहले यहां पर देखेंगे कृषि का विकास हुआ, फिर स्थायी निवास, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? ग्रामीण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति के बाद आप देखेंगे क्या कि ये वो समय है जब क्या हुआ? पहिए की खोज हुई। यही समय माना जाता है कि जब लोगों ने क्या किया? पहिए की खोज की थी। किसकी खोज की? पहिए की खोज की। आगे देखते हैं तो आग का प्रयोग, आग का व्यापक प्रयोग प्रयोग यहां से प्रारंभ हुआ था। किसका प्रयोग प्रारंभ हुआ? यहां से आग का व्यापक प्रयोग चालू हुआ। समझ में? तो देख लो कितने पॉइंट हुए आपके। कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया? यहीं पर आप क्या देखते हो? मिट्टी के बर्तन आपको यहीं पर मिलेंगे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना। क्या बना यहां से? मिट्टी के बर्तन बनने बनने यहां से क्या हो गए? प्रारंभ हो गए। समझ में है? तो अब नवपाषाण काल की विशेषता मेरे ख्याल से 6-7 विशेषता है। आप तो क्या क्या आएगा कि भाई कृषि कार्य चालू हुआ, स्थायी निवास चालू हुआ, ग्रामीण संस्कृति का विकास होगा, पहिए की खोज होगी, आग का व्यापक प्रयोग होगा। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्या है? आपके विशेषताएं हैं। कुछ कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आया? लाइव क्लास में जो है क्लियर है? तो विशेषता आपको एकदम याद नहीं करना है। इतिहास में हम लोग गलती करते हैं कि इतिहास बहुत बड़ा है उसको याद करना है। याद कुछ ही चीज को करना है, याद जो है कुछ चीज को करना है, और कुछ चीज को क्या करना है? समझना है। समय के साथ साथ क्या होता है? लगातार जो बदलाव हो रहा है उन बदलाव को समझना है। तो जैसे ही आप इतिहास को समझने लग जाएंगे, इतिहास अपने आप आपको याद होने लग जाएगा। जैसे इस वाले चरण में मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हाँ ये ट्रांजिशन टाइम में, मतलब यहाँ पर ये था, फिर उसके बाद पशुपालन हुआ, शिकार, फिर पशुपालन, फिर यहाँ पर कृषि। समझ में आया यहाँ तक? नोट किए क्या? हो गया नोट? अब देखेंगे क्या हम? विशेषता, विशेषता तो हमने पढ़ ली। अब क्या देखेंगे? स्थल। क्या देखेंगे? स्थल, कि कौन से स्थल में कौन से प्रकार की क्या हुआ था चीज या प्राप्त हुई थी, कौन सी गतिविधि हमें वहां पर मिली थी। हो गया? बढ़िया। आगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिएगा
विशेषता तो हमने यहाँ से कवर कर ली, हर एक टाइम पीरियड का हमने विशेषता देख लिया। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पर स्थल कौन कौन से हैं। तो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ, आप लोग कॉपी में थोड़ा मेंटेन करके बनाएंगे ना, जैसे मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक पेज आपका लग सकता है पूरा पूरा, तो लाइन ठीक से खींचना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला स्थल याद रखेगा पल्लवरम। कुछ याद आया? पल्लवरम, पल्लवरम। तो ये जो पल्लवरम था, यहाँ पर औजार किसको मिला था याद करो? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, कल अगर क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको याद होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या मिला था? पहला औजार मिला था। पहला औजार। और आपको पता है पहला औजार जो है वो क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी थी। कल मैंने बता दिया था पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसको क्या बोला गया है? हस्त कुठार भी बोला गया है। हस्त कुठार मतलब ऐसा पत्थर जिसको हाथ में पकड़कर क्या किया जाता था? कुचला जाता था, या किसी चीज को तोड़ा या फोड़ा जाता था। समझ में? फिर उसके बाद क्या है, अब ये तो पल्लवरम दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, कल मैंने बताया था कि पल्लवरम का वर्णन करें, एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था। अगर आपने इसका एक फ्रेम बना लिया है कि पाषाणकालीन स्थल को कैसे लिखना है, तो उसका आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिखने में कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं कि पल्लवरम जो है प्रागैतिहासिक कालीन एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। इस स्थल से रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाणकालीन प्रथम औजार की प्राप्ति हुई थी, जो एक प्रकार की क्या थी? पत्थर की कुल्हाड़ी थी। अब देखो, मान लेते हैं हम छत्तीसगढ़ में किसी पुरातात्विक स्थल सिरपुर का नाम लेते हैं। सिरपुर जो है पुरातात्विक और धार्मिक दोनों स्थल है ना, मंदिर है ना वहां पर, लक्ष्मण मंदिर। अगर मैं उसके बारे में बोलूं कि आपको क्वेश्चन आ गया कि सिरपुर का वर्णन करें, सेम वही लाइन आप यूज करना। सिरपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है, जो एक पुरातात्विक और धार्मिक स्थल है। यहाँ से अनेक प्राचीन मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं तथा प्रसिद्ध है यहाँ पर कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। कौन सा काल में बना है? पांडु वंश के दौरान, महाश्रीगुप्त बालार्जुन पढ़ेंगे, तो उस दौरान क्या है? निर्मित है। तो अगर आपने फ्रेमिंग करना सीख गए तो यहाँ का पूरा पूरा इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो? छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिखने में। तो यहाँ पर मैं बस इतना बता रहा हूँ कि पहला औजार कहाँ से मिला है? पल्लवरम से। बाकी मेंस की क्लास में मिलेंगे तो उसमें पूरे लिखना बताऊंगा कैसे इसको लिखना है। और मेंस जितना आप प्री पढ़ते हो ना, 80% मेंस वहां से कवर हो जाता है। बस आपको लिखना सीखना होता है कि कैसे उसको लिखना है। तो देखो सेकंड, अगला देखिएगा सोहन घाटी। सोहन घाटी, और ये जो सोहन घाटी है एक्चुअल में आज के कहां पर है? ये पाकिस्तान में। और यहां पर क्या मिला है? सबसे पुराना औजार मिला है, सबसे पुराना औजार क्या मिला यहां से? सबसे पुराना औजार। लेकिन ये तो पाकिस्तान हो गया, कहां पहुंच गया ये? पाकिस्तान। तो हम देखते हैं पहला औजार कहां से मिला? पल्लवरम से। सबसे पुराना ओवरऑल देखा जाए तो कहां से मिला? सोहन घाटी से, जो कहां है? पाकिस्तान में। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत में, भारत में एक जगह है बोरी। बोरी कहां पर? महाराष्ट्र में। तो यहां पर क्या मिला? भारत में प्राप्त सबसे पुराना औजार, भारत में प्राप्त पुराना औजार प्लस मानव कंकाल। और ये जो मानव कंकाल है ना, ये कितना पुराना है? लगभग 14 लाख वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 14 लाख वर्ष पुराना है। तो 14 लाख वर्ष पुराना, लेकिन हमने क्या जाना है कि भारत में पाषाण काल का जो समय है 6 लाख से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, लेकिन हमको एविडेंस कितना पुराना मिल रहा है? 14 लाख वर्ष पुराना। लेकिन दिक्कत की बात है केवल एक मिला है। अगर मान लो अन्य चीजें और मिले पुराने सभ्यता के, मतलब पुराने समय का, तब जाके हम वो जो टाइम स्लैब बनाए ना 6 लाख से 3000 ईसा पूर्व, उसको और पीछे ले जा सकते हैं। तो अभी भी इस पर क्या चल रहा है? आपका शोध कार्य चल रहा है। अभी भी इस पर क्या चल रहा है? शोध कार्य। तो मानव कंकाल मिला है कितना पुराना? 14 लाख। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस प्रागैतिहासिक कालीन या पुरातात्विक स्थल से सर्वाधिक प्राचीन मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है? तो आपका आंसर क्या होगा? बोरी। और बोरी से और क्या मिला है? सबसे पुराना औजार भारत में प्राप्त। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप 5 देश आते हैं,
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना औजार अगर बोला जाए भारतीय उपमहाद्वीप में तो सोहन घाटी से, लेकिन मुख्य भारत से अगर बोला जाएगा तो क्या आएगा? बोरी। मुख्य भारत अगर बोलेगा तो क्या आएगा वहां पर? बोरी। ये याद रखना है। क्या इतना समझ में आया? क्या क्लियर है? अगला देखिएगा, अगला कौन सा है? हथनौरा। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश। और एक्चुअल में ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो मेन नदी जो होती है उसके नाम पर वो जगह को जाना जाता है। एमपी में मेन नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सबसे मेन नदी कौन सी है? महानदी। वैसे ही एमपी में एक नदी है नर्मदा, सुना है ना नाम? तो अगर मान लो कभी कभी इसको पूछता है, तो अगर मान लो एमपी नहीं दिया हथनौरा में, तो आप याद रखिएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो यहां से क्या मिला? पहला मानव कंकाल। पहला मानव कंकाल। हाथी के कपाल भी यहीं से मिले थे, लेकिन पहला मानव कंकाल याद रखिएगा बस। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूर्व पाषाण काल का पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? पूर्व पाषाण काल का। तभी मैंने इधर लिखा है, इधर मध्य पाषाण काल लिखेंगे और इधर नव पाषाण काल। तो आपको क्या पूछेगा कि उत्खनन के दौरान, पाषाणकालीन उत्खनन के दौरान पहला मानव साक्ष्य कहां से मिला था? तो पहला मानव साक्ष्य मिला आपको कहां से? हथनौरा से। कहां से? हथनौरा से। और सभी मानव कंकालों में सबसे पुराना मानव कंकाल कहां से मिला था? बोरी से। और वो कितना पुराना है? 14 लाख वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 14 लाख वर्ष पुराना है। अब यहां से देखिएगा, तीन स्थल ऐसे हैं जहां पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों समय के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। और वो तीन स्थान कौन कौन से हैं? 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वां नंबर में है आपका बेलन घाटी। बेलन घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है मिर्जापुर, ये भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और तीसरा जगह याद रखना है भीमबेटका। विंध्याचल पर्वत सुने हैं ना, तो यहीं पर है ये, एमपी में। मैं इसके नीचे लिख रहा हूं ना साइड में, आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, स्पेस थोड़ा छोड़ देना। अब देखो, जो यहां से मिला भीमबेटका, सॉरी बेलन घाटी से, बेलन घाटी में क्या मिला? हड्डी की मूर्ति मिली। हड्डी की बनी मूर्ति, कल दिखाऊंगा इसका डायग्राम। हड्डी की बनी मूर्ति कहां से मिला? बेलन घाटी से। औजार तो सब जगह से मिलेगा, यहां से क्या मिला? औजार। यहां पर देखो भीमबेटका एक क्या है? गुफा है। इसकी खोज जो है श्रीधरन, विष्णु श्रीधरन ने की है। किसने की थी? विष्णु श्रीधरन, या इसको बोलते हैं विष्णु वांकड़कर। 1848 के आसपास में इसकी खोज हुई है। तो इस पे मेंस में हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, बस याद रखिएगा गुफा है जहां पर क्या मिलता है? शैल चित्र की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शैल चित्र। तो मेंस में ये आंसर लिखते हैं हम लोग कि भीमबेटका का वर्णन करें तो बहुत सारा कुछ बताते हैं कि ये क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज, या जो वर्तमान में कहा है मध्य प्रदेश में, इसकी खोज विष्णु वांकड़कर के द्वारा की गई है। यहाँ से शैल चित्रों की प्राप्ति होती है, जिससे पाषाणकालीन मानव सभ्यता को क्या है? समझने में आसानी होती है। अब कैसे देखते हैं, बस ये लिखिएगा क्या मिलता है? प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिलते हैं। अब देख लेते हैं, अगर भीमबेटका नेट चल रहा हो इसमें तो। नहीं, नेट नहीं चल रहा है, बाद में देखेंगे। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? शैल चित्र। तो आपने क्या देखा? ये तीन जगह ऐसे हैं, कौन कौन सा? तीन जगह ऐसे हैं, कौन कौन से? ये तीन जगह, बेलन घाटी, मिर्जापुर और भीमबेटका, जहां से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों काल के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। मतलब ये ऐसे जगह रहे होंगे जहां पर उनकी जरूरतें आसानी से पूरी होती रही होंगी, तभी तो लंबे समय तक यहाँ पर रुके। और तीनों समय के क्या मिलते हैं? यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तो बेलन घाटी, मिर्जापुर और कौन सा? भीमबेटका। यहाँ पर जो पूछा जाता है वो किसको पूछा जाता है? भीमबेटका को। और इधर से पल्लवरम याद रखिएगा,
तो पल्लवरम सबसे पहला औजार, सोहन घाटी सबसे पुराना, बोरी भारत में सबसे पुराना औजार और पुराना मानव कंकाल, हथनौरा पहला मानव कंकाल। ठीक है, फिर 3 स्थान कौन कौन से आपका, बेलन घाटी, मिर्जापुर, दोनों कहां, यूपी में। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा, भीमबेटका, कहां पर है ये, एमपी में है। और यहां से क्या मिलता है, शैल चित्र, गुफा चित्र जिसको बोल सकते हो, या शैल चित्र, रॉक पेंटिंग। मतलब उन्होंने क्या किया, पेड़ पत्तों से जो भी निकलने वाला रस था उसको पकड़ा और उसको दीवार में उकेर दिया, जिससे क्या बन गया, वहां पर एक चित्र बन गया। कल दिखाऊंगा उसको चित्र को, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। तो अब हम लोग कहां पहुंच गए, कौन सा स्थल खत्म हो चुका आपका, पूरा पाषाण वाला कहानी खत्म हो गया, पूरा पाषाण आपका खत्म हो गया। अब क्या देखते हैं, मध्य पाषाण काल, क्या देखना है, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इस समय क्या चालू होता है, पशुपालन। क्या चालू होता है, पशुपालन। तो देखिएगा नाम, 4 नाम। एक होता है बागौर, कहाँ है, राजस्थान में। एक होता है आदमगढ़, याद रखना आदमगढ़। तो आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी है, लेकिन ये जो आदमगढ़ है ये एमपी में। फिर आपने नाम सुना होगा नागौर, नागौर जिला, ये भी कहाँ है, राजस्थान में। और एक है सांभर झील, झील क्षेत्र, ये भी कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। तो इन तीनों जगह से, इन तीनों जगह से क्या मिलता है, पशुपालन के साक्ष्य मिलता है। किसके साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, ये बताओ, बागौर, आदमगढ़, नागौर, तीनों में क्या मिलता है, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ध्यान देना, कई बार क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पहले सर किसी एक को दे दिया, तो मतलब तीनों दे दिए, चारों दे दिया ऑप्शन में, और किसी एक को चुनना होगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला, तो आप पहले वाले को प्रायोरिटी दोगे, मतलब बागौर को। अब हाँ, पहले है उसको, तो बागौर अगर नहीं ऑप्शन में, ये दोनों है तो आदमगढ़ को देंगे। अब मान लो आदमगढ़ भी नहीं है, तो दोनों में, तीनों में से कोई भी एक होगा, आप उसको देंगे प्रायोरिटी। प्राथमिकता किसको देना है, हमेशा ऊपर वाले को देंगे। अब यहाँ पर देखो, आदमगढ़ में एक चीज और याद रखना है, आदमगढ़ में एक चीज और याद रखना है, और वो क्या याद रखना है, आवास। और कैसा आवास होगा, याद करो, मध्य पाषाण काल में, स्थायी की अस्थायी, स्थायी की अस्थायी, अस्थायी आवास। तो याद रखना, अस्थायी आवास के प्रमाण कहां पर मिलते हैं आपको, आदमगढ़ में। अ से आवास, अ से आदमगढ़, ऐसे याद रखो। तो तीनों स्थल से पशुपालन, इसके अलावा आदमगढ़ से याद रखना है आवास का, आवास का साक्ष्य मिलता है। और इस समय जो आवास होता है वो कैसे होता है, अस्थायी, मध्य पाषाण काल है। समझ में आया। अब यहां पर देखो, ये सांभर झील के आसपास के क्षेत्र से ना वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़, सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों से वृक्षारोपण के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। समझ में आया। अब देखो, हम लोग देखने वाले हैं 4 जगह, कहां के, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कितने जगह देखेंगे, 4 जगह। तो 4 जगह में क्या क्या शामिल है, देखो, सबके सब उत्तर प्रदेश में। महदह, दहा, फिर है दमदमा, फिर है लेखहिया, और साहर नाहर राय। थोड़ा सा नाम अलग है, साहर नाहर राय, नाम थोड़ा लंबा है। सबके सब कहां पर है, यूपी में। सबके सब कहां है, यूपी में। तो यहां से क्या मिला, पहले ध्यान रखो, युगल समाधि। क्या मिला यहां से, युगल समाधि मिली। तो युगल समाधि का मतलब होता है जहां मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया हो, जहां पर क्या हो, मेल और फीमेल को क्या किया गया हो, साथ में दफनाया गया हो। तो उसका मतलब क्या समझते हैं आप, मेल फीमेल को साथ में दफनाया गया है, क्या ये किसी प्रथा के समान है क्या, लाइव क्लास में बताओ। अगर मेल फीमेल को एक साथ दफनाया जा रहा है, तो किसी प्रथा कि भारत में ऐसी कोई प्रथा प्रचलित हो जहां पर दोनों को एक साथ दफना दिया जाता हो, ऐसा कुछ आपके ध्यान में हो तो
वो जो प्रथा है राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई है। हाँ, सती प्रथा सुना है ना, सती प्रथा, उसी को बोल रहे हो। एक और जौहर होता है, वो थोड़ा अलग है, सती प्रथा अलग है। तो सती प्रथा में क्या होता था, व्यक्ति के मतलब पुरुष के मर जाने पर पत्नी को चिता में बैठा दिया जाता था। तो वहां पर क्या था, उस समय अगर देखा जाए तो नारी को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता था। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उनको बुलाया नहीं जाता था, सर मुड़वा दिया जाता था और भी बहुत सारा। तो उस अपमान से बचाने के लिए शायद हो सकता है कि वो सती प्रथा का सहारा लेते रहे। लेकिन इस समय क्या हुआ होगा कि युगल समाधि का सामना करना पड़ा, युगल समाधि मिलती है। तो हमने क्या देखा था, सामाजिक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, है ना। पशु में आपने देखा होगा, अगर मान लो शेर का जोड़ा है, अगर शेरनी की मृत्यु हो गई तो शेर क्या करता है, अपना जोड़ा बनाने के लिए दूसरे जोड़े को तोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहा होगा, जो जोड़े में रहते होंगे, अगर मान लो जोड़ी में से एक की अगर मृत्यु हो गई तो वो क्या होगा, सामाजिक संरचनाओं को तोड़ने का प्रयास करेगा। तो इस कारण क्या होता रहा होगा, अगर मृत्यु हो गई महिला की तो पुरुष को भी मारकर साथ में डाला जाता रहा होगा, और मान लो अगर पुरुष की मृत्यु हो गई तो महिला को भी साथ में दफना दिया जाता रहा होगा। तो ये ध्यान रखें। और ये कब पक्का होता है, क्योंकि यहाँ से दमदमा से 5 युगल समाधि मिलती है। आभूषणों की भी जानकारी मिलती है, यहाँ पर आभूषण पहनते थे, लेकिन वो आभूषण जो थे हड्डियों के बने होते थे। मतलब जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं तो चोट का निशान नहीं है, डायरेक्ट क्या है, दफनाने का मतलब एक ही कार्बन डेटिंग मिलता है, आसपास ही दफनाया गया था, मतलब एक ही समय में दफनाने के साक्ष्य मिलते। तो क्या हो सकता है, अगर एक मिलता तो कुछ भी हो सकता है, एक अगर मिलता तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसे कई सारे मिले और उसमें से 5 एक जगह कहाँ मिले हमको, दमदमा में। फिर यहाँ पर देखते हैं लेखिया, सर्वाधिक मानव कंकाल। सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिलते हैं, लेखिया से। तो सर्वाधिक मानव कंकाल जो मिल रहा है वो लगभग क्या हो सकता है, कि हो सकता है उनका कब्रिस्तान बन गया हो, एक ही स्थान में सब जगह सबको ले जाके दफनाया जाता रहा हो, तो वो एक प्रकार का क्या हो सकता है, कब्रिस्तान। समझ में, क्योंकि सामाजिक संरचना का एक है ना कि दफनाने के स्थान एक ही जगह रहता है। आपने देखा होगा हमारे आसपास भी क्या है कि दफनाने और अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी विशेष स्थान पर ही होता है, हर किसी स्थान पर होता है क्या, नहीं। तो कम ये इसको मान सकते हैं एक प्रकार का क्या हो सकता है, ये कब्रिस्तान हो सकता है। कब्रिस्तान। और यहां पर देखो, यहां पर मिला सामूहिक समाधि। क्या मिला यहां से, सामूहिक समाधि मिली। तो सामूहिक समाधि का मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर एक मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही क्या किया गया है, कब्र में दफनाया गया है। तो ये कैसा हो सकता है, एक ही कब्र में बहुत सारे लोगों को दफनाने की जो प्रक्रिया है, क्या हो सकता है। और ये भी बता दो कि इस कब्र में बहुत सारे हथियार भी मिले थे, तो क्या हो सकता है। अगर मैं बोलूं हथियार भी मिले थे, इनके जो हड्डियां थी उसमें चोट के निशान थे, जो कंकाल मिले थे उसमें चोट के निशान थे, टूटने फूटने के निशान थे, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना, युद्ध। और किस लिए युद्ध हो सकता है बताओ, मेन समय क्या था, ये क्या करते थे लोग, क्या करते थे, पशुपालन। मतलब इस समय अगर कोई क्या हो सकता है, हाँ मेन जिसके कारण हो सकता है कि पशु को लेकर क्या हो, दो समूह में लड़ाई हुआ हो, विवाद हुआ हो और मारपीट हुआ हो, और जितने लोग ज्यादा घायल हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, एक ही कब्र बनाया गया और सबको एक साथ दफना दिया गया। तो आपको पूछेगा कि मध्य पाषाण काल के किस स्थल से युद्ध के संकेत मिलते हैं, तो आपको याद रखना है क्या, साहर नाहर राय, जहां से आपको क्या मिलते हैं, युद्ध के संकेत मिलते हैं। क्या मिलते हैं, युद्ध के संकेत। ओम जो नोट्स है, अब पहले ना मैं केवल लिखवा रहा हूं अभी ना बोर्ड में, प्रिंटेड मटेरियल भी दूंगा लेकिन कुछ क्लास के बाद। तो आप अभी डेमो बैच में है ना, तो डेमो बैच, डेमो और वीडियो है ऐप में, वहां से आप देख सकते हैं कल का क्लास मेरा। यहां तक समझ में आया। तो किस स्थल से युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा साहर नाहर राय। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। आगे की कहानी मैं कल बताऊंगा, और कल ये इस पर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। मतलब कल जो है हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार देखो,
आपको कहीं पर डाउट है लाइव क्लास में भी, आपको कहीं पर डाउट है आज के क्लास में तो बताओ। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग को क्या सॉल्व करना रहेगा, एमसीक्यू, क्योंकि आपका प्री जो है एमसीक्यू पे बेस्ड है। प्री निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइव क्लास में बताइएगा, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो बताओ। कल हम लोग ये खत्म करेंगे, मतलब ये हो जाएगा, पाषाण काल सिंधु घाटी में पहुंच जाएंगे। समझ में आपको? ऐसा तो नहीं इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऊपर से चले जाएगा। चीजें बहुत ज्यादा है, समझना ज्यादा है, रटने वाला हिस्सा कम है। पहले तो इतिहास में ये याद रखेगा, इतिहास सभी विषयों में जितना भी विषय है छत्तीसगढ़ के बाद सबसे बड़ा विषय है पूरे आपके सिलेबस में। नहीं, आपको मतलब ये मान के चलो ना कि आपको रटना नहीं है, रटने वाला चीज नहीं है। वो तो धीरे धीरे जब रिवीजन होगा ना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें माइंड में बस जाएगी। जितना मैंने 2 दिन में पढ़ा है ना, उतना 15 से 20 मिनट में हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। तो करेंगे क्या, कल के क्लास में हम लोग 5-10 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी आज पढ़े हैं या कल पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे पढ़ना चालू करेंगे। और मैं कुछ कुछ चीजें पूछूंगा भी, आप लोग भी प्रिपेयर करके आना। क्योंकि इतिहास या कोई भी विषय जब आप तैयार करते हो, जितना प्रेजेंस ऑफ कहाँ रखते हो, क्लास में, बाद में नहीं हो पाता। अगर मान लो पूरा पढ़ के निकल जाओ फिर बोलो कि मैं फिर से पढ़ूंगा इतिहास। इतिहास जो है क्लास में ही पढ़ा सकता है, जब आप पढ़ रहे हैं अपने से कभी खत्म नहीं होता, फिर खुद से नहीं होता। नहीं तो सिंधु घाटी के आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो कल के क्लास में देखेंगे। ओम, आपको पिछले क्लास का नोट चाहिए था, वो ऐप में भी डलेगा ओम। और ना कल के क्लास को अगर वीडियो देखना है तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो में ही मैंने समझाया है पूरा। अनु, रानी, रेवती, डोमेश्वरी, दीपिका, पूर्णिमा, कमला, लाली, आप लोग बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? क्लास आज ओवर करेंगे, कल हम लोग नवपाषाण काल खत्म करेंगे। नवपाषाण हो जाएगा, ताम्रपाषाण हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आज कल के क्लास में देखेंगे इसके आगे ना। चलो कल मिलते हैं।